हेलो एवरीवन, वेलकम अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मानव जनन का एक और लेक्चर, जो कि हमने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, नर जनन अंग एंड उसके कुछ पार्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर लिया करें, और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें, हम ज़रूर बताएंगे। आज बात करते हैं हम मादा जनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र जैसे हमारे नर में एक तो प्राथमिक जनन अंग था। प्राथमिक जनन अंग उसमें हमारे नर में ये विरसर था, प्राथमिक जनन अंग। वहीं फीमेल में ये प्राथमिक जनन एक जोड़ी अंडाशय होगा। एक जोड़ी अंडाशय। वहीं हमारे मेल में जो था, नर में जो था, ये प्राथमिक जनन अंग जो था वो एक जोड़ी विरसर था, लेकिन हमारे ये फीमेल में एक जोड़ी अंडाशय प्राथमिक जनन अंग होता है। अब उसी तरह से सहायक नलिकाएं मादा जनन अंग तंत्र की जो सहायक नलिकाएं लिखवाने से पहले एक जो नर जनन तंत्र की जो हमने सहायक नलिकाएं लिखवाई थी उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने विरसर जालिका लिखवाई थी। विरसर जालिका के बाद में शुक्रवाहिनी के बाद में अधिविरसर, फिर शुक्रवाहक। लेकिन हमारे जो मादा भाग है, मादा जनन तंत्र है, उसमें सबसे पहले आएंगी फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका, इंग्लिश में से फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फैलोपियन नलिका के बाद गर्भाशय। अभी हड़बड़ाना नहीं है कि फैलोपियन नली की संरचना कहाँ होगी, ये क्या होगी। अभी डायग्राम हम पढ़ेंगे, जैसे कि नर जनन अंग के बारे में पढ़ा था, इसी तरह इसके बारे में पढ़ेंगे। फैलोपियन नलिका, फिर उसके बाद में आता है गर्भाशय, जहाँ पर हमारा बच्चा पलता है। गर्भाशय फिर आएगा ग्रीवा योनि। फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, इसी सीक्वेंस में याद रखिए जैसे मैंने बताया है। अब बात करते हैं बाह्य जननेंद्रियाँ। जैसे सहायक नलिकाएं हैं। अब बात करते हैं बाह्य जननेंद्रियाँ। बाह्य जननेंद्रियाँ। सबसे पहले बात करते हैं जघनसेल की। जघनसेल, बृहद्भगोष्ठ, जघनसेल, बृहद्भगोष्ठ, जघनसेल, बृहद्भगोष्ठ, लघुभगोष्ठ, जघनसेल, बृहद्भगोष्ठ, लघुभगोष्ठ और भगक्षेप और योनि और हाइमेन। योनि तो हमारी सहायक नलिकाएं हैं, यहाँ पर आएगी हाइमेन, यानी इसको योनि छद भी बोलते हैं। योनि पर एक आवरण होता है पतला पतला झिल्लीनुमा, जिसे हम योनि छद कहते हैं। वो कभी कभी जैसे प्रथम जो पहला जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके दौरान फट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही फटेगा। कई बार ऐसा होता है फीमेल में कि पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी वो रह जाता है, और कई बार ऐसा होता है पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी फट जाता है, जिसे कुमार्यता की निशानी भी माना जाता है। कई बार ये हमारा साइकिलिंग या फिर जो फीमेल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं स्पोर्ट्स में, तो उनके केस में हो सकता है कि वो पहले ही हट जाए।
तो योनि छद को कुमार्यता की निशानी माना जाना एक तरह से गलत वो है। योनि छद, योनि छद, योनि छद, इसको इंग्लिश में हाइमेन बोलते हैं। अब बात करते हैं, आई होप कि दिख रहा होगा, स्तन ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि। मादा जनन तंत्र, जैसे हमारा नर जनन तंत्र होता है तो उसमें प्राथमिक जनन अंग जो होता है उसमें टेस्टिस होता है, लेकिन हमारे फीमेल की केस में प्राथमिक जनन अंग एक जोड़ी अंडाशय होता है। वहीं सहायक नलिकाएं की बात करें तो हमारे उसमें वृषण जालिकाएं, शुक्रवाहिनी, अधिवृषण और अधिवृषण के बाद में शुक्रवाहक। लेकिन हमारे फीमेल के केस में फलोपियन नलिका, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा और योनि। लेकिन बाह्य जनेंद्रियाँ, बाह्य जननेंद्रिया में जघनशैल, बृहद्भगोष्ठ, लघुभगोष्ठ, भागसेज, योनिच्छद। योनिच्छद को कौमार्यता की निशानी माना जाता है, जो कि एक बहुत ही गलत अवधारणा है। और एक बात करते हैं स्तन ग्रंथियाँ, जहाँ से दुग्ध स्रावित होता है। जब हमारी जो फीमेल है, जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो यहाँ से दुग्ध स्रावित होता है स्तन ग्रंथियों से। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की संरचना की। आप इसे साथ में नोट करते चला करें, या फिर आप इसको पॉज कर, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर हूँ, क्योंकि मैं जल्दी लिखवाने का ट्राई करती हूँ, बिकॉज़ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि यहाँ लाइट का भी इशू रहता है तो मुझे जल्दी कवर करना पड़ता है। मादा जनन, मादा जनन तंत्र की संरचना, तंत्र की संरचना। मादा जनन तंत्र की संरचना कुछ इस तरह से हमारे मादा जनन। डायग्राम तो साथ में बनाते चलिएगा, बिकॉज मैं यहाँ पर कुछ भी पढ़ा नहीं रही हूँ, सिर्फ डायग्राम बना रही हूँ। लेकिन जब मैं लेवलिंग करवाऊँगी तो ध्यान से सुनना है। ये हमारी फिम्बरी हो गई, इस तरह से ये हमारी फिम्बरी हो गई, जो गर्भाशय को पकड़े रहती है। एक लिगामेंट होता है, लिगामेंट से ये हमारे उससे जुड़ी रहती है अंडाशय। कुछ इस तरह से हमारा मादा जनन तंत्र होता है। कुछ लिगामेंट्स के द्वारा ये जुड़ा होता है। अब बात करते हैं, इसमें 3 परत पाई जाती है हमारे गर्भाशय में। इस तरफ भी 3 परतें पाई जाएंगी, पहली परत और दूसरी परत और तीसरी परत। ये हमारा ग्रीवा, इसे हम ग्रीवा नाल कहते हैं पूरे को। ये हमारा
ग्रीवा। इस तरह से ये हमारा अंडाशय हो गया। ये जो संरचना देख रहे हैं, अब आपने नोट कर लिया होगा तो इसकी लेबलिंग पर ध्यान दीजिए। ये हमारा अंडाशय हो गया। अंडाशय, अंडाशय, ये जो संरचना इधर दिख रही है ये भी हमारा अंडाशय ही है। अंडाशय एक जोड़ी होता है ना, तो ये दोनों तरफ जुड़ा रहता है, एक साइड इधर एक साइड उधर। अंडाशय। ये हमारा फिम्बरी, इसे हम हिंदी में झालर झालर कहेंगे। और ये जो हमारी संरचना होती है इसको हम कीपक कहेंगे। कीपक। फिर इसके ऊपर एक यहाँ वाले ये हमारा पूरा फैलोपियन नलिका है। यहाँ से इतने को हम फैलोपियन नलिका बोलेंगे। फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका। लेकिन फैलोपियन नलिका में जो फिम्बरी के बाद वाला भाग होता है इसको हम कीपक कहते हैं, और इससे थोड़ा सा ऊपर जो भाग होता है इसको हम तुम्बिका कहते हैं। तुम्बिका। इसका ऊपर वाला भाग होता है यहाँ, इसको हम संकीर्ण पद कहते हैं। संकीर्ण पद। समझ रहे हो? हमारा ये पूरा फैलोपियन नलिका का भाग होता है, लेकिन फैलोपियन नलिका में 3 भाग होते हैं। जो फिम्बरी के बाद होता है उसको कीपक कहते हैं, और इससे ऊपर वाले भाग जो मोटा है हल्का सा उसको हम तुम्बिका कहेंगे, और लास्ट में जो है संकीर्ण पद कहेंगे। इन तीनों को यहाँ से यहाँ तक मिलाकर फैलोपियन नलिका बोलते हैं। और इसको हम झालर कहेंगे, जो हमारी यहाँ से अंडे कलेक्ट करने का काम करती है। अंडाशय, झालर, कीपक और तुम्बिका, संकीर्ण पद, इन तीनों को मिलाकर फैलोपियन नलिका में वही वाली संरचना है। इसको हम फंडस कहते हैं। इसको हम फंडस कहते हैं। अब बात करते हैं, ये हमारा गर्भाशय है। गर्भाशय में ये 3 संरचना होती है, जिसे अंतःजनन स्तर कहते हैं। अंतःजनन स्तर। फिर सेकेंड, उसके ऊपर बाहर की तरफ जो लेयर आती है उसको हम मध्य जनन स्तर कहते हैं, या मीसोडर्म के भी कहते हैं। मध्य जनन स्तर। और इसको हम बाह्य जनन स्तर भी कहते हैं। उसके ऊपर जो होती है बाह्य जनन स्तर। गर्भाशय में हमारी 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले ये अंतःजनन स्तर, फिर ये आती है मध्य जनन स्तर, फिर ये वाली संरचना आती है, इसको हम बाह्य जनन स्तर भी कहते हैं। अब जो हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं, जो टॉपिक हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो होती है, ये जो परत होती है ये हर महीने टूटती है और ब्लड के फॉर्म में निकल जाती है। ये वाली पैर हर महीने बनती है, ये हर महीने टूट के ब्लड के फॉर्म में निकल जाती है। लेकिन इसको हम अंतःजनन स्तर कहते हैं, और ये जो हर महीने इसका ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलना, इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये कैसे होता है, हम ये एक पूरा अच्छा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए, जो हमारी अंतःजनन स्तर है ये हमारे एक तरह से हर महीने बनेगी और हर महीने टूट कर गिर जाएगी। अब इसको पढ़े, ये है हमारा ग्रीवा। और इस पूरे को हम ग्रीवा नाल कहते हैं। इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। बर्थ कैनाल इसलिए कहते हैं कि जो हमारा बेबी है वो परिपक्व होने के बाद उसकी डिलीवरी वो यहीं से आएगा, तो इसको हम ग्रीवा नाल भी कहते हैं। ग्रीवा नाल। और इसको हम योनि कहते हैं। योनि इंग्लिश में इसको वेजाइना कहते हैं।
अब एक बार इस हमारे डायग्राम पे फिर से नज़र मान लीजिए। हमारा पूरा फीमेल का डायग्राम है, इसको हम फंडस कहते हैं और ये हमारा अंडाशय है। अंडाशय के ऊपर जो इससे अंडाशय से ओवम कलेक्ट करने का काम करता है, ये इस तरह से ऐसे झालर की तरह संरचना होती है। ये हमारा अंडे कलेक्ट करने का वो होता है भाग, अंडे कलेक्ट करने के काम में आता है। लेकिन ये जो संरचना है एक नली जैसी, इसको हम पूरे को फलोपियन नलिका कहते हैं। फलोपियन नलिका में 3 भाग होते हैं। जो झालर के पास होता है उसे कीपक कहेंगे, और जो उसके ऊपर भाग होगा उसे हम तुम्बिका कहेंगे, और जो लास्ट में होगा उसे हम संकीर्ण पथ कहेंगे। और गर्भाशय में ये हमारा गर्भाशय है। यहीं पर हमारा बेबी का पूरा, ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे बेबी पेट में था। बेबी पेट में नहीं होता है एक्चुअली। बेबी जो हमारा 9th मंथ तक ग्रो करता है वो गर्भाशय में करता है। उसकी 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले अंतःजनन स्तर, फिर मध्य जनन स्तर, फिर होती है बाह्य जनन स्तर। और अंतःजनन स्तर जो हर महीने टूटती है और गिर जाती है उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसको हम ग्रीवा कहते हैं। अब बात करते हैं अंडाशय की। अंडाशय हमारा गर्भाशय भित्ति से जुड़ा होता है, जो कि 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है, जैसे डायग्राम में पढ़ा था। अंडाशय यह मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी उपस्थित होता है। उपस्थित होता जो प्राथमिक अंग है, जो प्राथमिक अंग है। यह अंडाशय गर्भाशय की भित्ति से श्रोणि क्षेत्र में चिपका होता है। श्रोणि क्षेत्र में उपस्थित होता है। अंडाशय की चौड़ाई 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। जैसे ये हमारा गर्भाशय हमने बताया था, और ये हमारी पिंडली थी कुछ इस तरह से, और ये हमारा अंडाशय था और कुछ लिगामेंट्स के द्वारा ये जुड़ रहा था। इसे हम ओवेरियन लिगामेंट्स और सस्पेंसरी लिगामेंट्स के द्वारा ये जुड़ा होता है। ये अंडाशय, झालर, गर्भाशय तो इस तरह से संरचना होती है कुछ, जैसे अभी डायग्राम में बताया था। पिंपरी अंडाशय, और ये हमारा कुछ इस तरह से रफ डायग्राम बना रही हूँ क्योंकि अभी मैंने अच्छे से बताया था। ये हमारा अंडाशय इस तरह से जुड़ा होता है लिगामेंट्स के द्वारा। ये झालर होती है और ये गर्भाशय होता है। गर्भाशय की भित्ति से कुछ लिगामेंट्स, जैसे हमारे लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा होता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एक बार फिर से देख लीजिए। अंडाशय ये मादा जनन तंत्र का एक जोड़ी उपस्थित होता है मादा जनन तंत्र में। जो मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग है अंडाशय, गर्भाशय भित्ति से कुछ लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा होता है। ये श्रोणि क्षेत्र में उपस्थित होता है और इसकी चौड़ाई 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर इसकी। अब बात करते हैं अंडाशय के आंतरिक संरचना की।
अंडाशय मादा में प्राथमिक जननांग है, जैसे कि हमने बताया ही था। ये इसका काम होता है युग्मक निर्माण करना। सबसे पहला इसका काम होता है युग्मक निर्माण करना, एंड सेकंड काम होता है मादा जनन संबंधी हार्मोन का संश्लेषण व स्राव करता है। ये इसका मध्यांश भाग है। ये जो संरचना दिख रही है अंडाशय का मध्यांश भाग है, और ये इसका बाह्य यानी बलपुट भाग है। बलपुट भाग और ये मध्यांश भाग, और इसे पूरे को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के दो भाग होते हैं, बाह्य बलपुट जिसमें पुटिकाएँ परिवर्धित होती हैं, ये पुटिकाएँ परिवर्धित होकर परिपक्व होती हैं, और विभिन्न चरण होते हैं इन पुटिकाओं के। और आंतरिक आंतरिक जो मध्यांश है इसमें रक्त वाहिनियाँ पाई जाएंगी, इसको हम मूत्राली संयोजी ऊतक कहते हैं। जैसे हम एक बार फिर से इसको अच्छे से डायग्राम बनाएंगे और फिर से पढ़ेंगे इसको। अंडाशय मादा में प्राथमिक जनन अंग है, और इसका काम होता है युग्मक निर्माण करना, मादा जनन संबंधी हार्मोन का संश्लेषण व स्राव करना। और ये अंडाशय में इसको हम पूरी को स्ट्रोमा कहते हैं। बाह्य बलपुट में पुटिकाएँ परिवर्धित हो रही होती हैं, और इसके विभिन्न चरण होते हैं। आंतरिक मध्यांश में आंतरिक संयोजी ऊतक होता है, और इसमें रक्त वाहिनियाँ प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं फ्लोपियन नलिका की। सहायक नलिकाओं में आती है फ्लोपियन नलिका, तो उसकी बात करते हैं। आप पॉज करके नोट कर लिया करो, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ। अगर मैं आपको टाइम देने लगी नोट करने के लिए तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, और फिर लाइट भी चली जाएगी, जिससे कि लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन आपके पास तो ऑप्शन है ना वीडियो को पॉज करके देखने का। लाइव क्लास तो चल नहीं रही है। सहायक नलिकाओं में फलोपियन नलिका, सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं। अभी तक हमने अंडाशय की संरचना देखी, अब बात करते हैं सहायक नलिकाओं की, जो द्वितीय अंग में आते हैं। सहायक सहायक नलिकाएं जैसे हमारा मादा जनन अंग है, उसमें प्राथमिक अंग पाया जाता है, फिर सहायक नलिकाएं, फिर बाह्य जननेंद्रिय, फिर स्तनग्रंथियां। तो हमने प्राथमिक जनन अंग की जो ही बात कर ली है, अब हम बात करते हैं सहायक नलिकाओं की, और आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फलोपियन नलिका, फलोपियन नलिका, इसको हम अंडवाहिनी भी कहते हैं। फलोपियन नलिकाओं को हम अंडवाहिनी भी कहते हैं। अंडवाहिनी। कई बार ऐसा होता है कि मैं गलत लिख देती होंगी, कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता होगा, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान रखिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। यह 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है लंबाई में, 12 सेंटीमीटर। यह 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, की लंबाई होती है, जो जिसमें निषेचन होता है। जैसे हमारा जो निषेचन होता है वो गर्भाशय में नहीं होता है, हमारे तुम्बिका जो क्षेत्र, जैसे ये हमारे फिम्बरी है, फिम्बरी के बाद एक कीपक पाया जाता है फलोपियन नलिका में, फिर इसके बाद तुम्बिका पाया जाता है। तुम्बिका में हमारे युग्मक अंडाणु आएगा, और इधर से हमारा स्पर्म आएगा, तो दोनों मिलकर यहाँ पर निषेचन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे फलोपियन नलिका में निषेचन होता है। यहीं पर निषेचन होता है, निषेचन होता है। जैसे इसकी संरचना कुछ इस तरह से है। फलोपियन नली की संरचना कुछ इस तरह से है।
ये सरल पक्षमावी घनाकार स्तंभाकार उपकला से बनी होती है। सरल पक्षमावी स्तंभाकार उपकला से बनी होती है। उपकला से बनी होती है। जैसे हमारा अंडाशय जो था, अभी जो हमने अंडाशय की संरचना देखी वो हमारे सरल घनाकार उपकला से बना होता है, जो कि मैंने मेंशन करना भूल गई थी, लेकिन आप उसे लिख लीजिए उसमें जो भी नोट करा होगा अपने डायग्राम के, वो सरल घनाकार से बना होता है, उपकला से बना होता है। लेकिन यही हमारा जो फलोपियन नलिका है वो हमारी सरल पक्षमावी स्तंभाकार उपकला से बना होता है। इसमें कुछ पार्ट पाए जाते हैं, जैसे कि झालर, कीपक, तुम्बिका और संकीर्ण पद। अब जो हमारे ये इतने पार्ट पाए जाते हैं इसके फलोपियन नलिका के, तो झालर तो ये हमारे अंडे कलेक्ट करने का काम है। जैसे कि हमारे अंडाशय ने अंडे बना दिए हैं, तो उसको इस तरह से ये पकड़कर हमारी फलोपियन नलिका में भेजेगा। अब यहाँ से होते हुए, कुपिका से होते हुए जो हमारा तुम्बिका भाग है, यहाँ से पतला होता है और यहाँ से थोड़ा सा मोटा होता है, इस तरह से। तो उस तुम्बिका भाग में हमारा यहाँ पर मादा युग्मक आएगा और इधर से नर युग्मक आएगा। तो तुम्बिका भाग में एक तरह से निषेचन होता है। तुम्बिका भाग में निषेचन होता है। निषेचन मादा युग्मक को झालर जो है झालर जो है मादा युग्मक को पकड़ने का काम करता है, पकड़ कर ले जाने का काम करता है, ऊपर को भेजने का काम करता है। मादा पकड़ने का या पकड़ता है। अब जैसे हमारे तुम्बिका में निषेचन हो जाएगा और कोशिकाओं में जो विभाजित होगा हमारा जो युग्मनज बना है, वो संकीर्ण पद तक आएगा। फिर संकीर्ण पद के बाद जैसे ही हमारा 32 कोशिकीय अवस्था आएगी, तो वो हमारा गर्भाशय में चला जाएगा। उसका एक तरह से परिपक्व होने के लिए, जो 9th मंथ के लिए जो हमें एक सही स्थान चाहिए होता है, वो हमारा गर्भाशय होता है। अभी ये हमारा कुछ इस तरह से स्तंभाकार उपकला से स्तंभाकार इसमें उपकला पाई जाती है, जो हमारे नर युग्मक और मादा युग्मक को दिशा प्रदान करती है। स्तंभाकार पक्षमावी उपकला है। इस तरह से बना लीजिए। आप डायग्राम अच्छे से बनाया करें इसका। पक्षमावी है तो इसके उपकला के ऊपर पक्षमावी लगाना जरूरी है। इसमें स्तंभाकार उपकला में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो केंद्रक है वो आधारी भाग में पाया जाता है। कुछ याद आ रहा है आपका 11th क्लास का? ये जो स्तंभाकार उपकला है आहार नाल में भी प्रेजेंट होती है, एक तरह से दिशा प्रदान करेगी। आधारी भाग में केंद्रक भी बना लो इसका। अगर जो बच्चे इस लेक्चर को नीट के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, हेल्पफुल होगा। लेकिन आप जब इसे देखते हो तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिया करो और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करो। अगर आपके क्वेश्चन बनते हैं तो समझ जाओ कि सब सही चल रहा है, नहीं बनते हैं तो फिर दिक्कत है।
एनसीईआरटी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना इसके बाद, क्योंकि जो मैं पढ़ा रही हूँ तो एनसीईआरटी इसके पढ़ने के बाद समझ में आएगी, लेकिन डायरेक्ट आप पढ़ने जाओगे तो समझ में नहीं आएगी। अब बात करते हैं इसके शुरू से, समझ लीजिए फलोपियन नलिका यानी कि अंडवाहिनी, यह 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई का होता है। यहीं पर निषेचन होता है। ये जो हमारी तुम्बिका है फलोपियन नलिका का ही भाग है, इसको हम इसमें ही निषेचन होता है। और यह सरल पक्षमावी स्तंभाकार उपकला से बना होता है। अब इसके कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे झालर, कीपक, तुम्बिका और संकीर्ण पद। ये हमारा कीपक हो गया, कीपक यहाँ पर, कीपक, ये तुम्बिका और ये संकीर्ण पद यहाँ पर, संकीर्ण पद, इस तरह से इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि आज का लेक्चर बस इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। तो प्लीज़ इस चैनल पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएं ताकि हम भी अपना बेस्ट दे पाएँ। वैसे तो मैं अपना बहुत बेस्ट जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आपको किसी भी टॉपिक पर डाउट है तो वो मुझे बताइए, और कहाँ कमी रह रही है जहाँ पर हम और सुधार कर सकते हैं आपके लिए, तो वो हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।